आज की इस विस्तृत चर्चा में एक ऐसे विषय पर रोशनी डाली जा रही है जो तकनीक की दुनिया में एक बहुत ही शांत लेकिन बड़ी क्रांति ला रहा है। आज के इस गहरे विश्लेषण का विषय है एज़्योर ऑटो एमएल के साथ मशीन लर्निंग को सुव्यवस्थित करना। हाँ, ये विषय सच में बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। मशीन लर्निंग अक्सर सुनने में ऐसा लगता है जैसे गणित का कोई बेहद जटिल फॉर्मूला हो या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर तेजी से दौड़ते हुए कोड की अनगिनत पंक्तियां। सही कहा। और इसीलिए अक्सर एक आम धारणा बन गई है कि इसे समझने या इसका इस्तेमाल करने के लिए डेटा साइंस में कोई बहुत बड़ी डिग्री या कह सकते हैं कि पीएचडी होना एकदम जरूरी है। हाँ बिल्कुल। लेकिन आज के इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य इसी भारी भरकम लगने वाली दुनिया को सरल बनाना है। आज इस बात पर गहराई से विचार किया जाएगा कि कैसे ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग, जिसे संक्षेप में ऑटो एमएल भी कहा जाता है, ये शुरुआती लोगों और व्यवसायियों के लिए तकनीकी बाधाओं को पूरी तरह से दूर कर रहा है। मतलब ये तकनीक एक तरह से खेल के नियम ही बदल रही है। एकदम सही कहा। जरा सोचिए, अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जो खुद ही सबसे अच्छा एल्गोरिथम चुन ले और सारी मुश्किल सेटिंग्स को अपने आप ही सेट कर दे, तो तकनीकी उलझनों में समय बर्बाद करने के बजाय असली दुनिया की समस्याओं को सुलझाने पर पूरा ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। ये एक बहुत ही प्रासंगिक और मैं कहूंगी कि समय की मांग वाला विषय है। क्योंकि मशीन लर्निंग की दुनिया में स्वचालन यानी ऑटोमेशन अब केवल एक विलासिता या सुविधा नहीं रह गया है, ये अब एक बुनियादी जरूरत बन गया है। हाँ, क्योंकि जब कोई मॉडल बनाने बैठता है तो ये तो कोई छोटा काम तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। जब कोई मशीन लर्निंग मॉडल बनाने की शुरुआत करता है तो प्रक्रिया केवल कुछ डेटा इकट्ठा करने तक सीमित नहीं होती। उस डेटा को प्रोसेस करना, सही गणितीय मॉडल या एल्गोरिदम चुनना और फिर उसे बार बार सुधारना, ये सब बहुत अधिक समय लेने वाला और मानसिक रूप से थका देने वाला काम है। तो ऑटो एमएल असल में करता क्या है? ऑटो एमएल इसी पूरी यात्रा को स्वचालित कर देता है। मतलब कच्चे डेटा से लेकर सटीक भविष्यवाणियां करने वाले मॉडल तक की पूरी प्रक्रिया को एक स्वचालित प्रणाली में बदल देता है। मैं तो इसे मशीन लर्निंग को सुलभ बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम मानती हूँ। अगर इसे हम थोड़ी आसान और गैर तकनीकी भाषा में डिकोड करें तो मशीन लर्निंग का मूल सिद्धांत यह है कि कंप्यूटर को भारी मात्रा में डेटा दिया जाता है ताकि वो उसमें छिपे उन पैटर्न्स को पहचान सके जिन्हें इंसानी दिमाग आसानी से नहीं देख सकता है ना। हाँ, बुनियादी तौर पर यही है। लेकिन मैंने पढ़ा है कि इस प्रक्रिया का जो सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा होता है वो है सही एल्गोरिथम का चुनाव। हाँ? और फिर वो एक शब्द आता है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। ये ट्यूनिंग शब्द सुनने में काफी तकनीकी लगता है। इसे एक बहुत ही रोजमर्रा के उदाहरण से आसानी से समझा जा सकता है। मान लीजिए कोई बहुत ही बेहतरीन और थोड़ी जटिल डिश पकानी है। इसके लिए ढेर सारी कच्ची सामग्री उपलब्ध है। तकनीकी दुनिया में इस सामग्री को डेटा कहा जा सकता है। ठीक है, डेटा मतलब कच्ची सामग्री। हाँ, अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि कौन सी रेसिपी सबसे अच्छी रहेगी। मशीन लर्निंग की दुनिया में इस रेसिपी को ही एल्गोरिथम कहा जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। सही रेसिपी चुनने के बाद भी काम बाकी रहता है। उस रेसिपी में नमक, मिर्च और अन्य मसालों का एकदम सटीक अनुपात क्या होना चाहिए। ये जो मसालों का अनुपात है ना, यही हाइपर पैरामीटर्स है। अच्छा, तो मतलब ये जो फाइन ट्यूनिंग होती है स्वाद की। बिल्कुल। एक आम इंसान के लिए सही रेसिपी चुनना और फिर मसालों का वो एकदम सही संतुलन खोजना बहुत मुश्किल और समय लेने वाला काम हो सकता है। थोड़ा सा भी नमक ज्यादा हुआ तो पूरी डिश खराब हो सकती है। यहीं पर ऑटो एमएल एक मास्टर शेफ की भूमिका निभाता है। तो ये मास्टर शेफ करता क्या है? ये मास्टर शेफ कई अलग अलग रेसिपीज को खुद आजमाता है, मसालों को अपने आप कम या ज्यादा करके देखता है और अंत में बिना किसी खास मानवीय दखल के सबसे बेहतरीन डिश तैयार करके पेश कर देता है। मतलब जिस काम को करने में पहले लोगों को हफ्तों या महीनों लग जाते थे जी, जैसे दर्जनों अलग अलग मॉडल्स को टेस्ट करना और उनकी सेटिंग्स को एक एक करके मैनुअल रूप से बदलना, वो सब अब एक मशीन बैकग्राउंड में खुद कर रही है। एकदम सही। यही कारण है कि आज की अध्ययन सामग्री में इसे डेटा क्षेत्र में नए लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान बताया गया है। जब मॉडल चुनने और हाइपर पैरामीटर्स को ट्यून करने की ये थकाऊ जटिलता खत्म हो जाती है तो किसी भी व्यक्ति का पूरा ध्यान उस मुख्य व्यावसायिक समस्या पर लगाया जा सकता है। और मैं कहूंगी कि ये मशीन लर्निंग के
लोकतंत्रीकरण की दिशा में, यानी इसे सबके लिए उपलब्ध कराने की दिशा में एक बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, पहले जो काम सिर्फ महंगे डेटा वैज्ञानिकों की भारी भरकम टीम कर पाती थी, वो अब व्यवसाय को समझने वाले सामान्य विश्लेषकों की पहुंच में भी आ रहा है। और यही इसका सबसे बड़ा और वास्तविक प्रभाव है। मशीन लर्निंग का असली मूल्य तब सामने आता है जब उससे किसी वास्तविक समस्या का समाधान निकलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई डेवलपर बस महीनों तक केवल कोड ही लिखता रहे और परीक्षण करता रहे। बिल्कुल सही बात है, समय की बर्बादी है वो तो। हाँ, ऑटोएमएल के कारण प्रयोग करने और परीक्षण करने की गति बहुत तेज हो जाती है। ये न केवल इस क्षेत्र में प्रवेश के बाधाओं को कम करता है, बल्कि बिना किसी गहरे मैनुअल हस्तक्षेप के बहुत ही त्वरित परिणाम और गहरे इंसाइट्स भी प्रदान करता है। इन बातों को सैद्धांतिक रूप से समझने के बाद अगर हम असली दुनिया के परिदृश्यों की ओर मुड़ें, तो ये तकनीक और भी ज्यादा प्रभावशाली लगने लगती है। हाँ, असल दुनिया के उदाहरणों से चीजें एकदम साफ हो जाती हैं। अध्ययन किए गए लेखों में पहला बड़ा उदाहरण कस्टमर चर्न क्लासिफिकेशन का दिया गया है। व्यापारिक दुनिया में चर्न एक बहुत ही आम लेकिन सच कहूं तो काफी डरावनी समस्या है। बहुत डरावनी। जब ग्राहक किसी कंपनी की सेवाओं को उपयोग करना या उसके उत्पाद खरीदना अचानक बंद कर देते हैं, तो उसे चर्न कहा जाता है। किसी भी व्यवसाय के लिए नए ग्राहक जोड़ने से कहीं ज्यादा जरूरी और किफायती भी पुराने ग्राहकों को बनाए रखना होता है। चर्न की समस्या हर उद्योग को प्रभावित करती है, चाहे वो कोई बड़ी टेलीकॉम कंपनी हो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो या फिर कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट ही क्यों ना हो। हाँ, सबका नुकसान होता है इसमें। बिल्कुल। अगर किसी व्यवसाय को ये पहले ही पता चल जाए कि कौन सा विशिष्ट ग्राहक अगले महीने अपना सब्सक्रिप्शन रद्द करने वाला है, तो ये जानकारी उनके लिए सोने की खान साबित हो सकती है। सोने की खान, सही शब्द है। भविष्य में झांकने की इस क्षमता के आधार पर व्यवसाय तुरंत निवारक कदम उठा सकते हैं। वो उस ग्राहक को कोई विशेष छूट दे सकते हैं या कस्टमर केयर के माध्यम से उनकी किसी पुरानी अनसुलझी शिकायत का समाधान कर सकते हैं। मतलब ग्राहक के जाने से पहले ही उसे रोक लेना। हाँ, इससे ग्राहक संतुष्टि तो बढ़ती ही है, साथ ही लाखों करोड़ों का राजस्व भी डूबने से बच जाता है। लेकिन ये भविष्यवाणी करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए ग्राहक की पिछली खरीदारी के रुझान, ऐप पर बिताया गया समय, कस्टमर सपोर्ट पर की गई कॉल का इतिहास और ऐसे ही हजारों डेटा पॉइंट्स का एक साथ विश्लेषण करना पड़ता है। जो कि इंसान के बस की बात तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। कोई भी इंसान केवल स्प्रेडशीट देखकर इतने जटिल पैटर्न नहीं पकड़ सकता। और यहीं पर वो मास्टर शेफ मतलब हमारा ऑटोएमएल काम आता है, क्योंकि ये उस भारी भरकम डेटा के समुद्र में छिपे उन सूक्ष्म पैटर्न्स को देख लेता है जो इंसानी आंखों से पूरी तरह चूक जाते हैं। एकदम सही। इसके बाद जो दूसरा परिदृश्य सामने आता है वो है प्राइस प्रेडिक्शन, यानी किसी उत्पाद की सही कीमत की भविष्यवाणी करना। ये भी एक बहुत बड़ा यूज केस है। मान लीजिए कि कोई कंपनी एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है या फिर कोई एयरलाइंस त्योहारी सीजन के लिए फ्लाइट की टिकटों का मूल्य निर्धारित कर रही है। ये कीमत तय करना अब केवल लागत में थोड़ा मुनाफा जोड़ने जितना सीधा गणित तो रह नहीं गया है। बिल्कुल सही। आज के समय में किसी भी उत्पाद की कीमत, मांग, बाजार में मौजूद प्रतियोगिता, मौसम, आने वाले त्योहारों और बाजार के ताज़ा रुझानों जैसे अनगिनत कारकों पर निर्भर करती है। जिसे डायनामिक प्राइसिंग कहते हैं। हाँ, तकनीकी भाषा में इसे डायनामिक प्राइसिंग ही कहा जाता है। इन दोनों ही स्थितियों में, यानी कस्टमर चर्न और प्राइस प्रेडिक्शन, दोनों में डेटा सेट इतने विशाल, जटिल और तेजी से बदलने वाले होते हैं कि पारंपरिक इंसानी तरीके या पुराने सॉफ्टवेयर काम नहीं करते। मतलब वहाँ एज़्योर ऑटोएमएल ही फिट बैठता है। एज़्योर ऑटोएमएल के लिए ये एकदम सटीक उपयोग के मामले हैं। यह प्रणाली इस जटिल डेटा को न केवल आसानी से संभाल सकती है, बल्कि बदलती बाजार परिस्थितियों के साथ-साथ अपनी भविष्यवाणियों को भी लगातार सटीक बनाए रख सकती है। तो ये बात तो पूरी तरह साफ हो गई कि ये ऐसी जटिल व्यापारिक समस्याएं हैं जिन्हें हल करना बेहद जरूरी है। लेकिन श्रोताओं के मन में ये सवाल आ सकता है कि असल में ये पूरी प्रणाली काम कैसे करती है? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। एज़्योर में एक ऑटोएमएल प्रयोग स्थापित करने की एक पूरी व्यवस्थित प्रक्रिया बताई गई है। इस यात्रा में डेटा को सिस्टम में डालने से लेकर एक मशीन लर्निंग टास्क को पूरा करने तक का सबसे पहला कदम डेटा सेट को अपलोड करना है। हाँ, किसी भी एआई या मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट का ईंधन उसका डेटा ही होता है।
बिना डेटा के कोई भी मॉडल कुछ नहीं सीख सकता। जैसे बिना कच्ची सामग्री के शेफ कुछ नहीं पका सकता। बिल्कुल वही बात है। इसलिए सबसे पहला कदम उस विशाल डेटा सेट को एज़्योर मशीन लर्निंग के सुरक्षित वातावरण में लाना होता है। ये डेटा बहुत व्यापक होना चाहिए और इसमें वे सभी विशेषताएं, जिन्हें फीचर्स कहा जाता है, शामिल होनी चाहिए जो अंतिम परिणाम को किसी भी तरह से प्रभावित कर सकती हैं। फीचर्स मतलब डेटा के अलग अलग पहलू। हाँ, अगर चर्ण का ही उदाहरण लें तो ग्राहक की उम्र, उसका शहर, उसकी पिछली खरीदारी की फ्रीक्वेंसी, ऐप इस्तेमाल करने का समय, ये सभी अलग-अलग फीचर्स हैं। और इस डेटा को लाते कैसे हैं? इस भारी डेटा को एज़्योर ब्लॉब स्टोरेज के माध्यम से क्लाउड पर लाया जा सकता है या छोटी परियोजनाओं के लिए सीधे किसी लोकल कंप्यूटर फाइल से भी अपलोड किया जा सकता है। डेटा अपलोड होने के बाद जो अगला कदम सामने आता है वो है टारगेट वेरिएबल चुनना। अगर इसे तकनीकी भाषा से बाहर निकाल कर समझें तो क्या इसका मतलब ये है कि मशीन को ये बताया जा रहा है कि उसे इस विशाल डेटा के ढेर में खोजना क्या है? ये एकदम सटीक व्याख्या है। टारगेट वेरिएबल डेटा सेट का वो विशिष्ट कॉलम या हिस्सा होता है जिसकी भविष्यवाणी करनी होती है। ये उस मुख्य सवाल का जवाब है जिसे खोजना है। जैसे चर्ण के मामले में। चर्ण के मामले में ये एक बाइनरी कॉलम होता है। बाइनरी का मतलब है कि इसका जवाब सिर्फ 2 ही विकल्पों में होगा, हाँ या ना। क्या इस विशेष ग्राहक ने कंपनी छोड़ी? जवाब होगा हाँ या ना। समझ गया। लेकिन कीमत की भविष्यवाणी वाले प्रोजेक्ट के मामले में ये टारगेट वेरिएबल कोई हाँ या ना वाला जवाब नहीं होगा, बल्कि एक निरंतर बदलती हुई संख्या होगी, यानी वो विशेष कीमत जिसका सटीक अनुमान लगाना है। इसके बाद जो तीसरा चरण है वो है टास्क का प्रकार चुनना। पूरी परियोजना की प्रकृति के आधार पर ही ये टास्क तय होता है। इसका मतलब है कि अगर हमें ये जानना है कि ग्राहक जाएगा या नहीं, मतलब हाँ या ना, तो इसके लिए क्लासिफिकेशन नामक टास्क का उपयोग किया जाता है। सही। वहीं अगर किसी संख्या या उत्पाद की कीमत का अनुमान लगाना है तो उसे रिग्रेशन कहते हैं। वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन का मुख्य काम ही डेटा को अलग-अलग श्रेणियों या डिब्बों में बांटना है। चर्ण के अलावा इसका एक बहुत आम उपयोग ईमेल सिस्टम में स्पैम पहचानने के लिए भी होता है। हाँ, जहां सिस्टम ये तय करता है कि कोई ईमेल स्पैम है या नहीं। बिल्कुल। दूसरी ओर रिग्रेशन टास्क का उपयोग तब होता है जब किसी निरंतर संख्या की भविष्यवाणी करनी हो, जैसे किसी इलाके में घर की कीमत क्या होगी या अगले महीने कंपनी की कुल बिक्री का आंकड़ा क्या रहेगा। और कोई तीसरा प्रकार भी होता है क्या? हाँ, एक और प्रकार का जिक्र मिलता है जिसे टाइम सीरीज फोरकास्टिंग कहा जाता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब डेटा सीधे तौर पर समय के साथ जुड़ा हो, जैसे शेयर बाजार के दैनिक रुझान या अगले साल सर्दियों में किसी शहर में बिजली की कुल मांग का अनुमान लगाना। अब जब डेटा तैयार है, टारगेट सेट कर दिया गया है और सही टास्क भी चुन लिया गया है, तो असल प्रयोग शुरू होता है। और मुझे लगता है यहीं से स्वचालन या ऑटोमेशन अपनी असली ताकत और जादू दिखाता है। बिल्कुल, यहीं पर असली खेल शुरू होता है। एज़्योर ऑटोएमएल बैकग्राउंड में अलग-अलग एल्गोरिदम और हाइपर पैरामीटर्स के साथ कई इटरेशन या परीक्षण चलाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई मशीन बिना थके एक ही सेकंड में हजारों अलग-अलग गणितीय समीकरणों को हल कर रही हो। हाँ, वो लगातार टेस्ट करता रहता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। मशीन खुद ये कैसे तय करती है कि इतने सारे परीक्षणों में से कौन सा मॉडल सबसे अच्छा है? ये शायद इस पूरी मशीन लर्निंग प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मशीन को ये आंकने के लिए कुछ ठोस पैमानों की जरूरत होती है कि कौन सा प्रयोग सफल रहा और कौन सा विफल। इन पैमानों को तकनीकी भाषा में परफॉर्मेंस मैट्रिक्स कहा जाता है। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन बिल्कुल अलग-अलग तरह की समस्याएं हल करते हैं, इसलिए उन्हें जांचने के मैट्रिक्स भी अलग-अलग होते हैं। क्लासिफिकेशन टास्क के लिए जिन मैट्रिक्स का उल्लेख किया गया है उनमें सटीकता, प्रिसिजन, रिकॉल और F1 स्कोर शामिल हैं। हाँ, ये 4 मुख्य हैं। अब आमतौर पर कोई भी व्यक्ति यही सोचेगा कि अगर कोई मॉडल पूरी तरह से सटीक है, मतलब उसकी एक्यूरेसी अच्छी है, तो वो सबसे अच्छा है। फिर इन बाकी 3 भारी भरकम मैट्रिक्स की क्या जरूरत आन पड़ी? ये मशीन लर्निंग की दुनिया में एक बहुत ही आम और मैं कहूंगी कि बहुत ही खतरनाक गलतफहमी है।
इसे उसी कस्टमर चर्न वाले उदाहरण से समझते हैं। हाँ, वो चर्न वाला उदाहरण बढ़िया था। मान लीजिए किसी कंपनी के पास 100 ग्राहक हैं और उनमें से केवल एक ग्राहक किसी कारण से कंपनी छोड़कर जाने वाला है। अब अगर एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाया जाए जो बिना कोई डेटा देखे या बिना कोई दिमाग लगाए बस हर बार ये भविष्यवाणी कर दे कि कोई भी ग्राहक छोड़कर नहीं जाएगा, तो वो 100 में से 99 बार सही साबित होगा। अरे हाँ, मतलब उसकी सटीकता तो 99% हो गई। तकनीकी रूप से उसकी सटीकता 99% होगी। सुनने में 99% का स्कोर बहुत शानदार और त्रुटिहीन लगता है। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो असल में वो मॉडल व्यवसाय के लिए पूरी तरह से बेकार है। हाँ, क्योंकि जो एकमात्र ग्राहक जाने वाला था, जिसे बचाना सबसे जरूरी था, उसे तो वो मॉडल पकड़ ही नहीं पाया। बिल्कुल, जब डेटा इस तरह से असंतुलित होता है ना, तो सिर्फ सटीकता के आंकड़े से काम नहीं चलता, वो एक धोखा हो सकता है। यहीं पे प्रिसिजन और रिकॉल जैसे पैमाने काम आते हैं। तो ये रिकॉल क्या करता है? रिकॉल ये मापता है कि जो ग्राहक वास्तव में जाने वाले थे, उनमें से मॉडल ने कितनों को सही पहचाना, और प्रिसिजन ये बताता है कि मॉडल ने जिन ग्राहकों को जाने वाला बताया, उनमें से वास्तव में कितने गए। अच्छा, मतलब क्या मॉडल ने बेवजह का अलार्म तो नहीं बजाया, जिससे कंपनी ने उन ग्राहकों पर भी डिस्काउंट दे दिया जो वैसे भी नहीं जाने वाले थे? एकदम सटीक समझे आप। अक्सर प्रिसिजन और रिकॉल के बीच एक संतुलन बनाना पड़ता है, क्योंकि एक को बढ़ाने पर दूसरा कम हो सकता है। इन दोनों के बीच के इसी गणितीय संतुलन को F1 स्कोर कहा जाता है। एज्योर AutoML इन सभी पैमानों का गहराई से विश्लेषण करने के बाद ही सबसे अच्छे क्लासिफिकेशन मॉडल का चुनाव करता है। ये 99% सटीकता वाला उदाहरण सच में बहुत ही आंखें खोलने वाला है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मशीन पर नजर रखने के लिए इतने सारे पैमाने क्यों बनाए गए हैं। और रिग्रेशन के मामले में क्या होता है, जहां हाँ या ना के बजाय किसी कीमत या सटीक संख्या का अनुमान लगाना होता है, वहां के मैट्रिक्स अलग होते हैं। हाँ, वहां मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसे MAE कहते हैं, मीन स्क्वायर्ड एरर और R स्क्वायर्ड वैल्यू जैसे शब्द सामने आते हैं। रिग्रेशन में सफलता को मापने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। वहां ये देखा जाता है कि भविष्यवाणी असल संख्या से कितनी दूर भटक गई है। मीन एब्सोल्यूट एरर को बहुत ही सरल भाषा में समझें तो ये बताता है कि औसतन लगाया गया अनुमान असल कीमत से कितने रुपए या कितने डॉलर दूर था। जैसे किसी घर की कीमत का अनुमान। हाँ, मान लीजिए किसी घर की असल कीमत 50 लाख है और मॉडल ने भविष्यवाणी की 48 लाख। यहाँ 2 लाख का एरर या गलती है। ऐसे ही हजारों अनुमानों की गलतियों का औसत MAE कहलाता है। ये औसत गलती जितनी कम होगी, मॉडल उतना ही बेहतर माना जाएगा। और ये मीन स्क्वायर्ड एरर क्या है? मीन स्क्वायर्ड एरर भी कुछ ऐसा ही काम करता है, लेकिन ये बड़ी गलतियों को ज्यादा कड़ाई से मापता है ताकि मॉडल कोई बहुत बड़ी चूक ना करे। और अंत में R स्क्वायर्ड वैल्यू ये बताती है कि हमारा मॉडल डेटा में मौजूद उतार चढ़ाव को कितने प्रतिशत तक समझ पा रहा है। इसका स्कोर 0 से 1 के बीच होता है और ये 1 के जितना करीब हो, मॉडल को उतना ही उत्कृष्ट माना जाता है। इन सभी जटिल पैमानों को समझने के बाद एक बहुत ही स्वाभाविक सी शंका पैदा होती है। जब मशीन खुद ही डेटा ले रही है, खुद ही सारे परीक्षण कर रही है और खुद ही मैट्रिक्स जांचकर विजेता तय कर रही है, तो क्या ये पूरी प्रक्रिया एक तरह का ब्लैक बॉक्स नहीं बन जाती? ब्लैक बॉक्स, ये शब्द अक्सर इस्तेमाल होता है AI में। हाँ, एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर वास्तव में क्या गणित चल रहा है, ये किसी को नहीं पता। अगर किसी बड़े व्यवसाय का करोड़ों का निर्णय इस मॉडल की भविष्यवाणी पर निर्भर है, तो उस मशीन पर बिना सवाल किए कैसे भरोसा किया जा सकता है? ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। ब्लैक बॉक्स की समस्या मशीन लर्निंग और AI में हमेशा से एक बहुत बड़ी चिंता का विषय रही है। इसीलिए एज्योर AutoML केवल एक सर्वश्रेष्ठ मॉडल का नाम बताकर अपना काम खत्म नहीं करता, वह पारदर्शिता को बहुत महत्व देता है। पारदर्शिता? वो कैसे? यह पारदर्शी तरीके से उन सभी मॉडलों की एक पूरी रैंकिंग गई सूची देता है जिनका उसने परीक्षण किया है। इसके अलावा जो सबसे अहम बात है वह है मॉडल की व्याख्या यानी एक्सप्लेनेबिलिटी। एज्योर बहुत ही विस्तृत इंसाइट्स और विजुअलाइजेशन प्रदान करता है। मतलब वो दिखाता है कि उसने फैसला लिया कैसे? हाँ, वो डैशबोर्ड पे साफ साफ दिखाता है कि किस विशिष्ट विशेषता ने मॉडल के निर्णय को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। उदाहरण के लिए ये साफ बता सकता है कि चर्न की भविष्यवाणी करते समय कस्टमर सपोर्ट पर की गई शिकायतों की संख्या सबसे निर्णायक कारक थी, न कि ग्राहक की उम्र।
अरे ये तो बहुत काम की जानकारी है। बिल्कुल। इस तरह की गहराई और पारदर्शिता से ही डेटा वैज्ञानिकों और व्यवसाय प्रबंधकों दोनों को मॉडल के काम करने के तरीके पर पक्का भरोसा होता है। अब जब ये साबित हो जाता है कि मॉडल पारदर्शी है, भरोसेमंद है और उसने सभी कड़े पैमानों पर शानदार प्रदर्शन किया है, तब उस मॉडल का आगे क्या होता है? मतलब कंप्यूटर के एक फोल्डर में पड़ा हुआ एक बेहतरीन मॉडल किसी काम का नहीं है जब तक वो असल दुनिया की समस्याओं को सुलझाने के लिए मैदान में ना उतरे। सही कहा। इस अंतिम चरण को डिप्लॉयमेंट कहा जाता है। मॉडल को सुरक्षित प्रयोगशाला से निकालकर वास्तविक दुनिया में लागू करने की प्रक्रिया ही डिप्लॉयमेंट है। तो ये डिप्लॉयमेंट होता कैसे है? अज़ूर मशीन लर्निंग के माध्यम से उस चुने हुए सर्वश्रेष्ठ मॉडल को एक वेब सर्विस के रूप में डिप्लॉय किया जाता है। वेब सर्विस के रूप में होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे किसी भी बाहरी एप्लीकेशन के साथ बहुत ही आसानी से जोड़ा जा सकता है। बाहरी एप्लीकेशन मतलब जैसे कोई मोबाइल ऐप हो गया? हाँ, चाहे वो मोबाइल ऐप हो, कंपनी की लाइव वेबसाइट हो या कोई आंतरिक बिलिंग सॉफ्टवेयर हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस मॉडल को किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट के साथ जोड़ दिया जाए, तो जैसे ही कोई ग्राहक साइट पर ब्राउज करना शुरू करेगा, ये डिप्लॉय किया गया मॉडल बैकग्राउंड में काम करेगा और रियल टाइम में तुरंत ये भविष्यवाणी कर देगा कि ये ग्राहक आज कुछ खरीदेगा या बाउंस हो जाएगा। ठीक ऐसा ही होता है। रियल टाइम भविष्यवाणियों के लिए ये एक बहुत ही सुव्यवस्थित और तेज तरीका है। और चूंकि ये पूरी प्रक्रिया अज़ूर के विशाल क्लाउड नेटवर्क पर हो रही है, इसलिए स्केलिंग या सिस्टम के ठप होने की चिंता भी नहीं रहती। स्केलिंग मतलब जब ट्रैफिक बढ़ जाए। हाँ, अगर त्योहारी सीजन के दौरान किसी दिन वेबसाइट पे अचानक ट्रैफिक 10 गुना भी बढ़ जाए, तो सर्वर क्रैश नहीं होंगे। अज़ूर का बुनियादी ढांचा इस अतिरिक्त भार को संभालने के लिए खुद को ऑटोमेटिक तरीके से बड़ा कर लेता है और सर्विस के सुचारू प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी खुद संभालता है। इस पूरी विस्तृत चर्चा को सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि अज़ूर ऑटोएमएल डेटा की दुनिया में एक जादू की छड़ी की तरह है, जो सारी जटिल समस्याएं पल भर में हल कर देती है। लेकिन तकनीकी दुनिया की ये सच्चाई है कि कोई भी समाधान 100% आदर्श या खामियों से मुक्त तो नहीं होता। बिल्कुल, हर तकनीक के अपने फायदे और सीमाएं होती हैं। फायदों की बात करें तो समय की भारी बचत और आसान पहुंच सबसे प्रमुख रूप से उभर कर आते हैं। समय की बचत इसका सबसे बड़ा और तात्कालिक लाभ है। जिस मॉडल विकास में इंसान को कई बार हफ्तों या महीनों लग जाते थे, वो काम अब कुछ ही घंटों या दिनों में बिना किसी मानवीय थकान के पूरा हो जाता है। और आसान पहुंच भी तो एक बड़ा फायदा है। हाँ, जहाँ तक पहुँच की बात है, ये तकनीक प्रवेश की बाधाओं को सच में खत्म कर रही है। अब क्लाउड एनालिटिक्स के छात्रों, नए एआई डेवलपर्स या ऐसे व्यावसायिक प्रबंधकों को भी मशीन लर्निंग का उपयोग करने का अवसर मिल रहा है, जिन्हें कोडिंग का बहुत गहरा तकनीकी ज्ञान नहीं है। और इसके साथ स्केलेबिलिटी का फायदा भी है। बिल्कुल, स्केलेबिलिटी एक बहुत बड़ा तकनीकी फायदा है। जब डेटा की मात्रा लाखों करोड़ों पंक्तियों में पहुंच जाती है, तो सामान्य कंप्यूटर हैंग हो जाते हैं या जवाब दे जाते हैं। क्लाउड की लगभग असीमित क्षमता इस विशाल डेटा सेट को बिना किसी रुकावट के आसानी से प्रोसेस कर सकती है। लेकिन जिन सीमाओं का उल्लेख किया गया है, वे भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। पहली बड़ी सीमा सीमित नियंत्रण के बारे में है। अगर मशीन का सब कुछ खुद कर लेना इतनी बड़ी ताकत है, तो यह सीमित नियंत्रण भविष्य में एक समस्या कैसे बन सकता है? स्वचालन का सीधा सा अर्थ है कि मशीन बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले इंसान की जगह खुद ले रही है। ये वैसी स्थिति है जैसे लेन असिस्ट वाली कोई आधुनिक गाड़ी चलाना। जिसमें गाड़ी खुद स्टीयरिंग संभालती है। हाँ, इसमें सुरक्षा और सुविधा तो है, लेकिन स्टीयरिंग पर इंसान का पूरी तरह से मैनुअल नियंत्रण नहीं रहता। व्यावसायिक दुनिया में कुछ बेहद विशिष्ट और जटिल समस्याएं होती हैं, जहां अनुभवी डेटा वैज्ञानिकों को एल्गोरिदम के बहुत ही बारीक स्तर पर जाकर बदलाव करने होते हैं। मतलब उन्हें एकदम कस्टमाइज्ड ट्यूनिंग चाहिए होती है? बिल्कुल, उन्हें अपने हिसाब से एकदम कस्टम ट्यूनिंग करनी होती है। ऐसे परिदृश्यों में ऑटो एमएल विशेषज्ञों को थोड़ा सीमित करने वाला महसूस हो सकता है, क्योंकि यह एक पूर्व निर्धारित सुरक्षित दायरे के भीतर ही काम करता है। और दूसरी बड़ी सीमा जिसे किसी भी व्यवसाय में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वो है लागत। क्लाउड कंप्यूटिंग सुनने में बहुत ही जादुई और सुविधाजनक लगती है, लेकिन ये असीमित शक्ति मुफ्त में नहीं मिलती। यह एक बहुत ही व्यावहारिक और आर्थिक चिंता है। जब ऑटो एमएल सबसे अच्छा मॉडल खोजने के लिए दर्जनों या सैकड़ों इटरेशंस चलाता है और विशाल डेटा सेट पर लगातार परीक्षण करता है, तो वह बहुत अधिक कंप्यूटिंग पावर का उपयोग कर रहा होता है। और उसका बिल भी तो बनता होगा। हाँ,
क्लाउड प्रदाता इस कंप्यूटिंग पावर के लिए प्रति मिनट या प्रति घंटे के हिसाब से शुल्क लेते हैं। अगर प्रयोगों के पैमाने का सही ढंग से प्रबंधन ना किया जाए या अनावश्यक रूप से बहुत बड़े डेटा सेट पर कई दिनों तक लंबी ट्रेनिंग छोड़ दी जाए तो लागत अनुमान से कई ज्यादा बढ़ सकती है। मतलब बजट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसलिए यह सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है कि संसाधनों की सख्त निगरानी की जाए और बजट की सीमाएं पहले से तय की जाएं। इन सभी गहरे पहलुओं और बारीकियों पर गौर करने के बाद इस विस्तृत विश्लेषण का मुख्य सारांश यही निकलता है कि एज़्योर ऑटो एमएल मशीन लर्निंग को केवल डेटा वैज्ञानिकों की बंद प्रयोगशालाओं से निकालकर मुख्य धारा की व्यावसायिक दुनिया में ला रहा है। सच में ये एक बड़ी क्रांति है। ये तकनीक का एक सच्चा और शक्तिशाली लोकतंत्रीकरण है। ये उन सभी जटिल गणितीय और समय लेने वाली प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है जिससे लोगों को कोड और एल्गोरिदम की उलझनों से जूझने के बजाय वास्तविक दुनिया की ज्वलन समस्याओं को हल करने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करने की शक्ति मिलती है। और इसके अनगिनत फायदों और समय की बचत को देखते हुए कुछ सीमाओं के बावजूद आने वाले समय में हर छोटे बड़े उद्योग में इसे अपनाने की गति केवल बढ़ने ही वाली है। ये डेटा से मूल्यवान जानकारी निकालने की पूरी प्रक्रिया को एक क्रांतिकारी रूप से बदल रहा है। इस चर्चा के बिल्कुल समापन की ओर बढ़ते हुए एक ऐसा विचार सामने आता है जो स्रोत सामग्री के मूल पर आधारित तो है, लेकिन जिस पर अक्सर खुले तौर पर बात नहीं होती। ऑटो एमएल ने यह साबित कर दिया है कि वो मशीन लर्निंग को बेहद सुलभ बना सकता है, लेकिन इसके बदले में इंसान का वो मैनुअल नियंत्रण छिन जाता है। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। यह गहराई से सोचने वाली बात है कि जब तकनीक इतनी ज्यादा उन्नत हो जाएगी कि कोई भी इंसान बिना किसी गहरी विशेषज्ञता के कुछ ही क्लिक में सबसे जटिल मॉडल बना सकेगा, तो क्या भविष्य में मैनुअल हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग और शून्य से कोडिंग करके मॉडल बनाने की वो पुरानी कला केवल इतिहास की किताबों का हिस्सा बनकर रह जाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल। क्या भविष्य का डेटा साइज बिल्कुल वैसा ही होने वाला है जैसे आज स्वचालित कारों का बढ़ता हुआ युग है, जहां मैनुअल गियर बदलने की कला धीरे धीरे हमेशा के लिए लुप्त हो रही है? या फिर चाहे मशीनें कितनी भी स्मार्ट और स्वचालित क्यों न हो जाएं, दुनिया की कुछ अत्यधिक विशिष्ट, अभूतपूर्व और जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें हमेशा उस मानवीय अंतर्ज्ञान, बारीक नियंत्रण और विशेषज्ञता की आवश्यकता महसूस होती रहेगी। ये एक ऐसा दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण सवाल है जिसका स्पष्ट उत्तर आने वाला समय ही देगा। इसी विचार के साथ ऑटो एमएल पर आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम दिया जाता है। तकनीक की इस लगातार बदलती दुनिया में ज्ञान की खोज और चिंतन को आगे भी ऐसे ही जारी रखा जा सकता है।